हेलो। हाँ सर। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ सर। अटेम्प्ट करो इसको। क्या करना है इसमें बताओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स दिस। अब एलिप्स कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है एलिप्स? एलिप्स का ये क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि स्टैंडर्ड एलिप्स है whose lateral sectum is half of its major axis। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ए ग्रेटर देन बी वाला सब कुछ लगाना। ठीक है, अच्छा, तो बोल रहा है कि हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितना होता है? 2a लेंथ का होता है, तो इसका हाफ, मेजर एक्सिस का हाफ, हाफ ऑफ हुज लैटर सेक्टम, सॉरी लैटर सेक्टम का हाफ इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। ओके, सॉरी, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो लैटर सेक्टम के बराबर है। ठीक है, तो लैटर सेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को 2a लेंथ का बोलते हैं, ठीक है, उसका हाफ यानी ए हो गया। सो ए जो है वो किसके बराबर है? लैटर सेक्टम के बराबर है। तो लैटर सेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर बाई ए, यही होता है क्या? हेलो, तो लैटर सेक्टम जो एलिप्स का होता है वो 2b स्क्वायर बाई ए होता है। यानी कि एक बात ये दिया हुआ है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये ए बी में एक पहला रिलेशन हो गया, उसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन इन ए बी, बोल सकते हैं। अच्छा, एक एक रिलेशन हमेशा छुपा हुआ होता है ना? इसेंट्रिसिटी ए और बी में एक फॉर्मूला हमेशा छुपा हुआ रहता है, एक रिलेशन, है ना? छुपा हुआ मतलब क्या हो गया? जो हमेशा तुम्हें याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है कि अपने को पता है कि ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, या फिर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। तो एक ही फॉर्मूले को तीन तरीके से याद रखना था अपने को, है ना? तो यानी कि ये एक रिलेशन ऑलवेज रेडी रहता है। ठीक है, मतलब ये एक ही रिलेशन है, तीन तरीके से हम याद कर रहे हैं, है एक ही फॉर्मूला, एक ही रिलेशन है। तुम कोई भी एक यूज करोगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हो, तुम फंसे चले जाओगे। ठीक है, तो यानी कि अपने पास एक ए बी ई में एक रिलेशन और है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब कि हम क्या निकाल सकते हैं? अगर हम यहाँ से, लाइक चलो यहाँ से, यानी कि हमारे पास ए बी में एक रिलेशन दिया हुआ है और एक ए बी ई में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने पास रिलेशन सिर्फ दो है और वैल्यू निकालनी है तीन चीजों की, ए बी और ई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम किसी दो नंबर का रेशियो जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अपने पास कई बार ऐसा होता है कि अपने पास अगर ज्यादा इक्वेशन है, नंबर ऑफ इक्वेशन अगर ज्यादा है,
सॉरी नंबर ऑफ इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज्यादा है, तो इसमें वेरिएबल ए है, बी है और ई है, और इक्वेशन सिर्फ दो है, एक इधर वाला रिलेशन और एक ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम तीनों का अलग अलग वैल्यू तो कभी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम इसमें कोई दो नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा, तो हमने देखा यहाँ पे 1/2 इक्वल्स बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 को बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। अच्छा, और इसेंट्रिसिटी हमने पहला वाला फॉर्मूला लगाया, यानी पहला वाला फॉर्म में उस फॉर्मूले को लगाया, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जगह पे क्या लगा दिए, 1/2 रख दिए, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गई, तो इसका जो इसेंट्रिसिटी आया, मतलब ई स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर आ गया, तो ई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, बट नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी क्या होता है, दो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है। 1/2 ना? 1/√2। हाँ सर। अच्छा सॉरी 1/√2, हाँ 1/√2 आएगा। ठीक है, समझ ही गए ना। एक मिनट, तो ठीक है, समझ में आ गया, इसेंट्रिसिटी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल था, कुछ सही नहीं इसमें। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, तो ई माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे और प्लस वाला रखेंगे, क्यों, क्योंकि ई जो होता है वो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स रेफर टू इट्स एक्सेसेस एज द एक्सेसेस ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली whose foci are plus minus 2, 0 and eccentricity is 1/2। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक ऐसा ही उस इलिप्स का इक्वेशन बताओ जिस इलिप्स का एक्सिस जो है वो एक्स और वाई ही है, यानी कि वो वही इलिप्स है जो स्टैंडर्ड इलिप्स हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे वाले जो स्टैंडर्ड इलिप्स में क्या कहानी होती है, एक्स उसका दोनों एक्सिस, एक एक्सिस एक्स एक्सिस होता है और एक एक्सिस वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो उनका एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है, वही स्टैंडर्ड इलिप्स है। उस स्टैंडर्ड इलिप्स का फोकाई जो है वो प्लस माइनस 2, 0 दिया हुआ है, इसका मतलब कि एस और एस डैश का कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ एस जो गिवन है वो दिया हुआ है 2, 0 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एस डैश इज -2, 0। इसेंट्रिसिटी दे रखा है 1/2 और अपने को इस इलिप्स का इक्वेशन लिखना है। अच्छा, ई पता है, ए और बी निकालने तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ए और बी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है एस और एस डैश के बीच में, वो डिस्टेंस कितना होता है, 2AE होता है, क्योंकि एस AE, 0 है और एस डैश -AE, 0 है, तो एस एस डैश का जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 2AE। अच्छा, सो 2AE जो है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, क्योंकि अपने को एस का कोऑर्डिनेट भी पता है, एस का कोऑर्डिनेट पता है 2, 0, एस डैश का कोऑर्डिनेट पता है -2, 0, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट है। अब यहाँ से लिख सकते हैं जो 2AE होगा वो 4 यूनिट के बराबर होगा, तो इसका मतलब जो AE होगा वो 2 यूनिट के बराबर होगा, और E जो है वो 1/2 के बराबर है, तो A इंटू 1/2 इक्वल्स 2। सही है क्या, हाँ, तो A की जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। सही है, A निकल चुका है। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को B निकालना है। B क्या होता है, तो हमने 3 फॉर्म में फॉर्मूला क्यों पढ़ा था, ताकि हम सीधे तीनों में से कौन सा लगाएंगे तो मजा आएगा, जल्दी बनेगा। B निकालना है तो सीधे B स्क्वायर बराबर क्या लगाओगे, A स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस A स्क्वायर। तो हम एक ही फॉर्मूले को 3 फॉर्म में याद रखने के लिए इसलिए बोला गया है कि तुम्हें जल्दी कर पाओ और चीजें दिखे, वरना बड़े सवालों में कुछ नहीं दिखेगा क्या हो रहा है। तो इसीलिए एक ही फॉर्मूले को 3 तरीके से याद रखना है। फॉर्मूला ये वही वाला है, E स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला, लेकिन उसका दूसरा फॉर्म है ये। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि B को जो वैल्यू आ जाएगी वो A स्क्वायर, अच्छा B स्क्वायर जो आएगा वो A स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 1 माइनस E स्क्वायर इन 1 माइनस 1/4, ऐसे कुछ होना चाहिए, क्योंकि E की वैल्यू 1/2 है। अच्छा,
तो यहाँ से जो बी स्क्वायर आएगा वो 16 माइनस 4 आ जाएगा। तो जो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से जो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो 16 माइनस 4 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। और ए स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है। हमारा जो इलिप्स का इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 12 इज इक्वल टू 1। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स दिस, then find the value of pf1 plus pf2. शांतम। Okay. पूरा पी एक्स को वाई बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, यानी कोई इलिप्स है। इलिप्स का इक्वेशन क्या दे रखा है? इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इक्वल्स 400। ये क्या है? ये इलिप्स का इक्वेशन है। अपने को इलिप्स का इक्वेशन पता है। अपने को क्या पता है? इलिप्स का इक्वेशन पता है। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे? 16 एक्स स्क्वायर बाई 400 प्लस 25 वाई स्क्वायर बाई 400 इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो अपने को इलिप्स का इक्वेशन मिला वो एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तो 400 16 से 400 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा? तो ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 25 से 400 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि ए की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई, बी की जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। ठीक है, ए और बी निकल गया तो इसेंट्रिसिटी भी निकल जाएगा, कौन सा बड़ा बात है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसेंट्रिसिटी के लिए? E इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो E इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है और ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है। सो E की जो वैल्यू आ जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 9/25, यानी E जो आया वो 3/5 आया। जब भी तुम कोई क्वेश्चन करना इलिप्स में और E वगैरह निकालना हो या नहीं भी निकालना हो, क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त E की वैल्यू एक बार जरूर दिमाग में एक बार बैक चेक करना कि 1 से छोटा आया कि नहीं, है ना। अगर 1 से छोटा नहीं आया तो हो सकता है कि तुम गलत सवाल कर रहे हो, तो एक चेक हो जाएगा ताकि तुम गलती पहचान लो। ठीक है, तो कहीं तो मिस्टेक हुआ है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम इलिप्स के सवाल को कर रहे हो और इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी आ जाए। इसेंट्रिसिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो सही है, इसका मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सही जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसेंट्रिसिटी निकाल लिया। ओके, अब देखते हैं क्या। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ pf1 प्लस pf2 पूछ रहा है। ठीक है, अपने पास कोई भी पॉइंट P है, अपने पास कोई भी दो फोकस दिया हुआ है, एक f1 दिया हुआ है और एक f2 दिया हुआ है। f1 का कोऑर्डिनेट है -3,0, f2 का कोऑर्डिनेट है 3,0। ठीक है, अच्छा, तो सेंटर ऑफ कॉर्स, सेंटर ऑफ इलिप्स ऑरिजिन हो रहा होगा। अब अपने को बोल रहा है कि pf1 प्लस pf2 p x, y इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। ठीक है, तो ये इलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ pf1 प्लस pf2। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो कुछ करने नहीं था इसमें। ठीक है, यानी कि जो सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स होता है वो क्या होता है कि ऐसा कोई वेरिएबल पॉइंट जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम अगर कांस्टेंट हो तो वो इलिप्स होता है, और वो जो कांस्टेंट सम आता है वो 2a के बराबर आता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो pf1 प्लस pf2 आएगा वो कुछ नहीं बल्कि 2a है। ठीक है, तो ये तो फालतू के तक कहानी दे रखा था इसमें। ठीक है, ये ऑलरेडी 2a है, सब कुछ दे ही दिया है, तो इसमें ये सब इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, तो सीधे 2a कर दो। तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 × 2 10 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी पूछ सकता था। ठीक है, और बस सही है।
जिसका फोकस क्या आएगा 3,0 ही आएगा। देखो तो चेक करो तो इस एलिप्स का AE,0 तो A क्या है हमारे पास 5, तो 5 इंटू 3/5, 1 सेकेंड, हाँ 5 इंटू 3/5, ये क्या है A है, ये क्या है E है, तो AE,0 होता है या फिर माइनस AE,0 होता है, यानी एक तो 3,0 आएगा फोकस और एक आ जाएगा -3,0। सही है, वही एलिप्स का फोकस दिखेगा। तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फालतू का दिया हुआ था, इसका तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, ये हमारे लिए एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन था, है ना। अपने को पता है कि ये 2a के बराबर होता है, ठीक है, ऑलरेडी अपने को पता है कि ये 2a के बराबर होता है, और ये एलिप्स का इक्वेशन दे ही रखा है, तो ए भी ऑलरेडी पता ही है, तो 2a निकल ही जाएगा, कौन सा बड़ा बात है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 5,12 and 24,7 are the foci of an ellipse passing through the origin, then find the eccentricity of the ellipse. अच्छा, ये टेढ़ा वाला एलिप्स होगा, देख के लग रहा है ना, क्योंकि दो जो फोकाई है वो एक लाइन में नहीं है, ये है ऑब्लिक एलिप्स, टेढ़ा वाला एलिप्स है, ये नॉर्मल एलिप्स नहीं है, सीधा कहानी नहीं है इसमें, इसकी कहानी काफी टेढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्लिक एलिप्स की कहानी। ये दोनों पॉइंट देख के समझ में आया आपने को, S1 S2 का कोऑर्डिनेट देख के, कैसा भी टेढ़ा एलिप्स होगा। ठीक है, इसका दो फोकस दे रखा है, एक फोकस दे रखा है 24,7, दूसरा दिया हुआ है 5,12। तो ठीक है, दो फोकस पता था ही। आर द फोकाई ऑफ एन एलिप्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस एलिप्स में एक खासियत ये भी है कि ये एलिप्स ओरिजिन से पास कर रहा है। अब एलिप्स अच्छा तो नहीं बना, इसे बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो एलिप्स है इसमें एक बड़ा मजेदार खासियत है, और वो ये खासियत है कि ये एलिप्स ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि 0,0 से पास कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। देन फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो बोला कि ठीक है, तब बताओ इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो कहानी चल रही है, कौन सी कहानी चल रही है, ये जो कहानी चल रही है S1 S2 के बीच का डिस्टेंस, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस 2AE के बराबर होता है। अरे हाँ, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि OS1 प्लस OS2 ये क्या हो गया, बाय डेफिनेशन 2 ऑफ एलिप्स। डेफिनेशन 2 ऑफ एलिप्स क्या बोलता है कि अगर एलिप्स क्या है, एलिप्स एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट का लोकस है, एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट का बिंदु पथ है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट उसके मेजर एक्सिस के बराबर होता है, यानी कि 2a के बराबर होता है। इसका मतलब कि ये चीज 2a के बराबर हो जाएगा। बहुत सही है। अच्छा, तो इसे ए और ई में दो डिस्टेंस आ जाएगा, तो हम पहले क्या निकालते हैं, OS1 और OS2 निकालते हैं। OS1 क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। OS2 क्या हो जाएगा, √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2a के बराबर। तो यहाँ से देख लो, ये मेरे ख्याल से 13 आना चाहिए, ये मेरे ख्याल से 25, यानी हाँ 25 आना चाहिए। सही है क्या, अपना देख लेना, मुझे नहीं पता, एक बार चेक कर लो। तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3, तो ये 2a आ जाएगा, यानी कि 38 आ गया। तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 38/2, या फिर 38 से ही मतलब अपने को ये भी क्यों निकाले, टू ही तो उठा के डालना है आगे भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब अपने को 2a ही पता है, एक और बात क्या पता है, 2a ही पता है, 2AE। सो 2AE इज इक्वल्स टू क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 में से 5 घटाएंगे, तो 24 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 19 होता है। तो 19 का स्क्वायर प्लस 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब कि अपने पास 2a का वैल्यू पता है, यानी कि 38। सो 38 इंटू ई बराबर स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, है ना। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी पता है और ए पता है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी पता है और ए पता है। अगर अपने को दोनों बातें पता है, इसेंट्रिसिटी और ए दोनों पता है, तो बी निकालना कौन सा बड़ा बात है।
बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। ई पता है, ए पता है, बी निकल जाएगा, तो ए बी ई सब निकल गया। ठीक है, वैसे निकालना क्या था, सिर्फ इसेंसिटी निकालना था, तो निकल चुका है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सेंटर फोकाई, द लेंथ ऑफ एक्सेस एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स दिस। अब ये इलिप्स बड़ा ही गंदा दिया हुआ है, ये क्या लिख दिया पता ही नहीं चल रहा है ना, गंदगी कूट कूट के भरी हुई है इसमें। ठीक है, बात तो सही, इतना गंदा इलिप्स दे दिया, ये तो पूरा 2D वाला दे दिया, ये जनरल 2D एक्सप्रेशन दे दिया। तो जनरल 2D एक्सप्रेशन देख के क्या याद आया कि क्या करें कि जिंदगी चल जाए। ठीक है, अपने को जिंदगी चलाना है, क्या करे भाई कि जिंदगी चल जाए। तो शायद ये ऐसा हो सकता है कि ये शिफ्टेड ओरिजिन वाला एलिप्स हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मल एलिप्स होता है वो जिसका सेंटर ओरिजिन होता है वो ऐसा होता है, ये हो सकता है कि शिफ्टेड वाला होगा और इसका एक्सिस अभी भी एक्स और वाई के पैरेलल होगा, ऑब्लिक नहीं होगा, है ना। ये बात हम कैसे पता करेंगे कि ऑब्लिक नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है ना, तो पक्की बात है कि ऑब्लिक नहीं होगा। ये इलिप्स वही पैराबोला वाला कहानी है, देखे थे ना पैराबोला वाला कहानी, है ना। इस ओरिजिन यहाँ पे, वर्टेक्स यहाँ पे इसका, ठीक है, तो अब पैराबोला शिफ्ट हो गया, यानी एच कॉमा के उसका वर्टेक्स हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, एक्सिस अभी भी सेम है। ठीक है, अभी भी एक्सिस सेम है, तो काइंड ऑफ सेम कहानी हुई है ना। और काइंड ऑफ सेम कहानी कब होती है, जब एक्स वाई का टर्म एक्सप्रेशन में नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसमें भी एक्स वाई का टर्म नहीं दिखा है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हाँ इलिप्स है बोल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि एक्स वाई का टर्म इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जरूर शिफ्टेड टाइप का एलिप्स है। तो अगर ये शिफ्टेड टाइप का एलिप्स है, इसमें एक्स वाई का टर्म भी नहीं है, शिफ्टेड टाइप का एलिप्स है, बहुत सही बात है, तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x, पहले इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को निपटाएंगे, ठीक है, फिर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12y मिल गया, फिर इन दोनों को निपटाएंगे। ठीक है, बाकी कांस्टेंट टर्म का देख लेते हैं कहानी क्या चल रहा है भाई। तो कांस्टेंट टर्म में क्या चल रहा है, एक 13 बचा हुआ और सब तो ही गया, 13 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर अपने को क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x मिलेगा। अगर हम एक जोड़ दें और एक घटा दें, ठीक है, जो शुरू का 3 टर्म है ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, ऐसे ही बन जाएगा, प्लस इसमें से 3 बाहर ले लिए, 3 बाहर ले लेंगे तो अपने को इसमें तो बहुत ही आसानी हो गया, इसमें तो 3 चलो 3 बाहर ले लिया, 3 बाहर लेने के बाद वाई स्क्वायर माइनस क्या बचेगा अपने को, वाई स्क्वायर माइनस 3 के बाद 4 4y, ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y बचा, तो y के कोफिशिएंट के आधा का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट के आधा का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट के आधा का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट के आधा का होल स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये जिंदगी में बहुत काम आएगा, जिसको अभी भी ये चीज नहीं आता, हम कई बार क्लास में बोल चुके हैं जब ऑफलाइन चल रहा था, है ना, जिसको अभी भी ये चीज नहीं आता है, मैथ्स पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना ही चाहिए, इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं तुमसे, जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे कैलकुलस में घुसोगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर यानी कि हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और प्लस 13 इक्वल्स 0, तो 3 बाहर ले लिए, अंदर क्या मिलेगा, शुरू का 3 टर्म को देखा जाए तो शुरू का 3 टर्म में क्या कहानी चल रही है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 प्लस 13 इक्वल 0। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। सो 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 इक्वल टू 0। सही है, देखो कांस्टेंट टर्म सब मिलके क्या बना रहा है भाई, पहले तो ये वेरिएबल टर्म लिख लिया जाए, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 12 प्लस 2, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो एक ही बचेगा,
तो एक बराबर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/√3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि खेल क्लियर हो गया। ये शिफ्टेड इलिप्स वाला है कहानी। पैराबोला के केस में क्या होता था, पैराबोला का इक्वेशन हुआ करता था y² = 4x, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे होता था और एक्सिस सेम रखना है और वर्टेक्स बदलना, वर्टेक्स अभी ऑरिजिन है, एक्सिस सेम रखना है और वर्टेक्स एच के रख देना है, ठीक है। वर्टेक्स को एच के रख देना है, एक्सिस को सेम रखना है, यानी कि शिफ्टेड ऑरिजिन वाला पैराबोला है। तो शिफ्टेड ऑरिजिन वाला पैराबोला क्वेश्चन क्या होता है, y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर इक्वल टू सम टाइम्स ऑफ x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसका वर्टेक्स जो होता था वो क्या होता था, ये h, k हुआ करता था। इसका मतलब कि ये इलिप्स का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो काम 0,0 किया करता था वो काम अब x-1 और y-2 करेगा। इसका मतलब कि 0,0 का काम इलिप्स में कौन करता है, उसका सेंटर करता है। पैराबोला में कौन करता है, उसका वर्टेक्स करता है। तो 0,0 का काम, ओरिजिन का काम पैराबोला में वर्टेक्स करता है, इलिप्स में सेंटर करता है। ओरिजिन का काम पैराबोला में वर्टेक्स करता है और इलिप्स में सेंटर करता है, ठीक है। अच्छा, तो इलिप्स में अगर सेंटर करना है 0,0 का काम, इसका मतलब कि x-1 0 की तरफ बिहेव होगा, y-2 0 की तरफ होगा, ठीक है। उसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो h के मिल जाएगा अपने को, यानी कि कहानी वही हो गया घूम फिर के। कहानी क्या हो गया, या फिर तुम उसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर इतना नहीं सोच पा रहे हो तो क्या पता नहीं क्या है। तो हमने क्या किया, x-1 को कैपिटल X बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है भाई, कैपिटल X का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a 1/√2 है, प्लस कैपिटल Y का होल स्क्वायर अपॉन 1/√3 को b बोल दिया अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। a बड़ा कि b बड़ा, ये बता दो। वैसे इसमें मतलब यूज है, अच्छा a बड़ा कि b बड़ा, हालांकि इसका यूज करेंगे बाद में। इसमें पता किसका करोगे कौन बड़ा है, 1/√2 है, 1/√3 है, ठीक है। तो नीचे है बड़ा तो ओवरऑल छोटा, ठीक है। तो a ही बड़ा है, यानी कि 1/√2 बड़ा है और 1/√3 छोटा है। इसका मतलब कि a बड़ा है, b छोटा है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ये, ठीक है। हाँ, यानी इलिप्स का एक स्ट्रक्चर समझ आ गया, ये इलिप्स क्या है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ओके। अब इस इलिप्स का जो सेंटर आएगा वो क्या शिफ्टेड होने वाला है, तो एच के इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। एच के इसका सेंटर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1,2 1,2 सेंटर ऑफ द इलिप्स हो गया। 1,2 सेंटर है, निकालना क्या था, इलिप्स के बारे में सिर्फ इसेंशियली निकालना है ना। हाँ, तो इसेंशियली निकाल लो, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस b² / a², है ना। तो ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना है कि b²/a²। अब क्वेश्चन में थोड़ी ना तुम्हें पता है कि a बड़ा कि b बड़ा, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला था कि फॉर्मूला ऐसे याद रखना कि क्वेश्चन में तुम्हें कहीं ऐसा कुछ खास पता चलेगा नहीं कौन a है कौन b है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या होगा, e² बराबर 1 माइनस ऊपर में छोटा वाला का स्क्वायर अपॉन नीचे में बड़ा वाला का स्क्वायर। छोटा वाला क्या है, 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1/√2 का स्क्वायर, ऐसे ही करना होगा, छोटा वाला अपन बड़ा वाला, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2/3 आएगा, सॉरी 1 माइनस 2/3 आ जाएगा, हाँ 1 माइनस 2/3 आ जाएगा, ठीक है। जो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो 1/3 आ गई, जो इसेंट्रिसिटी आया वो 1/√3 आया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या निकाला था, फाइंड द सेंटर, सेंटर निकाल लिए 1,2, फोकाई, अच्छा इसेंसिटी निकाल लिए, सेंटर निकाल लिए, इसेंसिटी निकाल लिए, फोकाई भी पूछ रहा है निकालने के लिए, ठीक है। फोकाई क्या हो जाएगा इसका, फोकाई पूछा, लेंथ ऑफ एक्सेस पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ एक्सेस किसके बराबर होता है, इसके नीचे जो भी है, जो भी ए टाइप का चीज है ना, उसका डबल होता है लेंथ ऑफ एक्सेस। जो मेजर एक्सिस का लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 2a, यानी कि 2 × 1/√2 विच इज इक्वल टू √2, ठीक है। जो माइनर एक्सिस का लेंथ आ जाएगा यानी कि 2b, b क्या है 1/√3, क्या जाएगा 2/√3, ठीक है। तो दोनों का लेंथ निकल गया, यानी कि लेंथ ऑफ एक्सेस भी निकल गया। अब बोल रहा है फोकाई भी निकाल दो, रुको मत। फोकाई कैसे निकालें, सेंटर पता है ना। अब देखो सेंटर पता है और इलिप्स हॉरिजॉन्टल है,
और जो इसका एक्सिस है इस एलिप्स का, ये एक्चुअली शिफ्टेड वाला सीन है, ठीक है, यानी कि इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसका एक्सिस, ठीक है, क्योंकि ये शिफ्टेड वर्जन वाला है कहानी। मान लो ऑरिजिन यहाँ पे हो रहा होगा तो एलिप्स शिफ्ट होकर ऐसा आ गया, ये शिफ्टेड एलिप्स है, शिफ्टेड वर्जन वाला एलिप्स है। तो अगर शिफ्टेड ओरिजिन वाला एलिप्स, अगर शिफ्टेड ओरिजिन वाला एलिप्स है, इसका मतलब कि अपने को फोकस चाहिए, तो इसी में आगे बढ़ना पड़ेगा। कितना लेंथ आगे बढ़ना पड़ेगा? ए ही लेंथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम ए ही लेंथ आगे बढ़ जाएं तो अपने को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो इसका इसका कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा? तो वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। बदलेगा कौन? एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 1 है, तो 1 में ए ही जोड़ देंगे, तो 1 प्लस ए ही हो जाएगा। हेलो, 1 प्लस ए कॉमा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो फोकस आएगा वो क्या जाएगा? वो आ जाएगा 1 प्लस ए कॉमा 2। इधर जो नेक्स्ट फोकस आ रहा होगा वो इससे ए ही पीछे होगा, ठीक है, तो हम इसको 1 माइनस ए कॉमा 2, ऐसे दो फोकस, अब ए ही निकाल लो। ए पता है, ए की वैल्यू क्या है? 1/√2। ई की वैल्यू क्या है? 1/√3। तो जो ए ही होगा वो कितना हो जाएगा? 1/√6। अपने को ए ही पता है, तो 1 प्लस 1/√6, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा अपने को दोनों फोकाई का। और जो दोनों फोकाई का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? देखो क्या आ जाएगा फोकाई का कोऑर्डिनेट्स? 1 प्लस 1/√6 कॉमा 2, 1 माइनस 1/√6 कॉमा 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा एस और एस डैश का कोऑर्डिनेट। बस खत्म कहानी, ये सब निकाला, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल का, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, इसेंट्रिक एंगल क्या होता है, इस पे विचार करना है। ओके, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या लिखा हुआ है, पता करते हैं क्या, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि एक पहले एक एलिप्स बना लिया। पहले हमने एक एलिप्स बना लिया, तो अच्छा नहीं बनाया, बनाते हैं फिर से। पहले हमने क्या कर लिया? एलिप्स बना लिया। अच्छा, इसका एक्सिस वैक्सिस भी तो मार्क करना पड़ेगा, कर देते हैं एक्सिस मार्क। तो इस एलिप्स का वही अपना स्टैंडर्ड एलिप्स है, और कौन सा रहेगा? ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, सही है। यहाँ पे ओरिजिन हो रहा होगा, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्कल का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है, ऑक्सिलरी सर्कल चाहिए ना अपने को, व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल? तो ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एलिप्स क्या होता है? सर्कल drawn as major axis auxiliary circle is a circle drawn as taking drawn by, ऐसा भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, drawn by taking, by से अच्छा as वर्ड होना चाहिए, drawn as taking major axis as diameter, ठीक है। तो मेजर एक्सिस को अगर हम डायमीटर मान के एक सर्कल खींचे तो वही होता है ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है।
तो मेजर एक्सिस को लेकर के डायमीटर खींचना है। तो मेजर एक्सिस कौन सा है अपना, ए और ए डैश। सेंटर दोनों सर्कल, इलिप्स का सेंटर भी ओरिजिन होगा, उस सर्कल का सेंटर भी ओरिजिन होगा। तो इसका मतलब कि ए और ए डैश को अगर हम डायमीटर मान के सर्कल खींचेंगे, ए और ए डैश को अगर हम डायमीटर मान के सर्कल खींचेंगे, देन द सर्कल विल लुक लाइक दिस। ऐसे ही दिख रहा होगा सर्कल, ठीक है। ये हो गया सर्कल। अच्छा, इस सर्कल में भी एक खासियत है। क्या खासियत है भाई, क्या क्या खासियत यहाँ से निकलेगा। इसी सर्कल को लोगों ने ऑक्सिलरी सर्कल नाम दे दिया, ठीक है। एक ऐसा डेफिनेशन दे दिया भाई कि चलो ऑक्सिलरी सर्कल। आगे चल के एक रहस्य पता चलेगा। आगे चल के क्या रहस्य पता चलेगा कि पैराबोला में जो काम टेंजेंट एट वर्टेक्स करता था, इलिप्स में वो काम ऑक्सिलरी सर्कल करेगा। समझ रहे बात को, इसीलिए ये चीज आया पिक्चर में। वो रहस्य आगे समझ में आएगा, अभी हड़ाओ मत, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे करना क्या है अपने को, इसे तो कुछ नहीं करना, ये एक्सिस एक्सिस बनानी नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। समझ में आ गया कौन है ऑक्सिलरी सर्कल, उसका डायग्राम ये है, ठीक। इसेंट्रिक एंगल किसको बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल किसी पॉइंट का पैरामीटर होता है ना। जैसे कि हम लोग पैराबोला में क्या क्या करते थे, कोई पॉइंट पी लेते थे जिसका पैरामीटर टी हुआ करता था। वैसे ही हम सर्कल में भी हमने पढ़ा था कि कोई पॉइंट पी लिया करते थे, उसका पैरामीटर थीटा हुआ करता था। वैसे ही इलिप्स में हम कोई पॉइंट पी लिया करेंगे और उसका इसेंट्रिक एंगल थीटा हुआ करेगा, यानी इसेंट्रिक एंगल ही उसका पैरामीटर है ना। ओके, इसेंट्रिक एंगल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, उस पर भी विचार किया जाए। तो उस पर विचार करने के लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट पी ले लिए, सही है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, अच्छा पी से पहले एक काम किया जाए, पी तो बाद में आएगा सीन में। पहले हमने क्या किया, सेंटर से यानी कि ऑक्सिलरी सर्कल पे कोई पॉइंट क्यू लिए, ऑक्सिलरी सर्कल पे कोई भी पॉइंट क्यू लिए, ठीक है। तो इस सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, पहले वो लिख लिया जाए। तो जो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन आएगा उसका रेडियस ए हो जाएगा। ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो ये क्या आएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल है। अच्छा, तो इस सर्कल पर अगर कोई भी पॉइंट मानना होगा, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, और आर्बिट्री पॉइंट बोले तो क्या, एक ऐसा पॉइंट जो एंगल थीटा बना रहा हो, यानी ये रेडियस रखता एंगल थीटा बना रहा है। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये रेडियस ए के बराबर है, मतलब ओ क्यू ए के बराबर है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो ए कॉस थीटा आएगा। ऐसा पढ़े थे सर्कल में हमने। सर्कल में हम एक चीज पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं, अगर कोई पॉइंट पी लिया जाए सर्कल के ऊपर और ये एंगल थीटा बना रहा है, उसका रेडियस वेक्टर एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो लेंथ आता है, चूंकि इसका रेडियस आर है या ए होता है रेडियस इसका, तो ये ए कॉस थीटा होता, यानी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा होता और पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट ए साइन थीटा होता। तो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ठीक है। यानी कि कोई भी पॉइंट पी ले सकते हैं जो थीटा एंगल रेडियस वेक्टर बना रहा हो, तो यानी पॉइंट क्यू का जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे वो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा लेंगे। बहुत सही, वाह, क्लियर है। तो ये तो हो गया पॉइंट पी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। थीटा क्या है समझ में आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, पॉइंट क्यू से एक वर्टिकल ड्रॉप किया, सॉरी एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, ठीक है। पॉइंट क्यू से जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया वो एलिप्स को पॉइंट पी पे कट किया, लेट्स से। तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने को वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो हमने बीटा मान लिया। अब ये ए कॉस थीटा कॉमा बीटा पॉइंट इस एलिप्स पे लाई कर रहा है, और ये इस एलिप्स का जो इक्वेशन है ना,
वो क्या दे रखा है, इस इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वही स्टैंडर्ड इलिप्स है। तो इसका मतलब कि अगर हम x के जगह पे यानी पॉइंट P को सेटिस्फाई करा रहे हैं इसमें, तो x के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, x के जगह पे a cos थीटा रख रहे हैं, a cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि y की जो वैल्यू आ रही है वो दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक क्या आ रहा है, एक आ रहा है प्लस b टाइम्स ऑफ साइन थीटा, एक आ रहा है प्लस यानी b साइन थीटा आ रहा है और एक माइनस b साइन थीटा आ रहा है, एक आ रहा है b साइन थीटा और एक आ रहा है माइनस b साइन थीटा। 2 पॉइंट क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि ये वाला कांड भी ले लिया, मतलब अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे तो कट करेगा, तो इसका वाला जो पॉइंट आएगा यहाँ पे भी तो कट कर रहा है, देख रहे हो ये पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा क्या, a cos थीटा कॉमा माइनस b साइन थीटा, और अपने को जो बीटा आएगा वो तो ऊपर है हमारे डायग्राम के हिसाब से, तो चूंकि वो हमारे डायग्राम के हिसाब से ऊपर है, ठीक है, तो इसीलिए उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a कॉमा ओके, तो इलिप्स गायब हो गया। ओके चलो कोई नहीं, कैसे बनाना था, इलिप्स बना लेते हैं अगेन। ये है पॉइंट P, ओके इलिप्स बन गया, सही कहानी चल रही है भाई। सो इसमें पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आएगा अपना वो क्या आएगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, यानी कि यहां से अपने को एक बार समझ में आ गया कि इलिप्स पे कभी भी पैरामेट्रिक पॉइंट मानना होगा, है ना। तो हम क्या मानेंगे, इलिप्स पे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या मानेंगे, यानी कि पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स। तो इलिप्स पे जो पैरामेट्रिक पॉइंट मानना होगा वो हमेशा क्या लेंगे, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। एक मन में सवाल उठ सकता है जो लोग पढ़ते हो, है ना, तो पढ़ने लिखने वालों के दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि क्या वर्टिकल इलिप्स के लिए भी यही लेंगे क्या, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, सवाल उठा होगा मन में, क्या वर्टिकल इलिप्स के लिए भी यही लेंगे क्या, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ऐसा सवाल उठना चाहिए मन में, नहीं उठा मतलब पढ़ते नहीं है ना, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हो या फिर मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हो, काइंड ऑफ कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। सो लेट्स थिंक ओवर इट, इसका रिजल्ट बाद में बताएंगे, अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, y इक्वल्स टू 20 ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, यानी कि पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट इस वाले इलिप्स पे तो वही लेते हैं, यानी कि ये इलिप्स हमारा कौन वाला था, हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स था। अच्छा हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, हमने इसको प्रूव करने में कुछ बदलाव मतलब क्या किए प्रूव करने में, कहीं कुछ ये यूज किए क्या कि a बड़ा है b से, कहीं यूज हुआ है क्या ऐसा ये प्रूव करने में कि a बड़ा है b से, हेलो, नहीं यूज हुआ है, नहीं यूज है, इसका मतलब कि दोनों टाइप के इलिप्स ट्रू है, ठीक है। तो हमेशा ही पैरामेट्रिक पॉइंट लेंगे, चाहे a बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमने कहीं तो अच्छा सॉरी यूज होगा, होगा क्या कि नहीं होगा, एक बार कर ही लो, चलो कर लिया जाए, लेट्स थिंक ओवर इट। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें जो ऑक्सिलरी सर्कल बनेगा वो बन जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो तो ये वाई एक्सिस के अलाउंग हो जाएगा मेजर एक्सिस, ठीक है।
तो वहाँ ए की जगह पे बी आ जाएगा। अच्छा, बात तो सही है। तो ऑक्सिलरी सर्कल के क्वेश्चन में अगर ए की जगह पे बी आ रहा है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में भी ए की जगह बी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि बन जाएगा बी कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, उस वाले पे लेंगे। बट ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, इसी से काम चल जाएगा तुम्हारा, तो दिक्कत आएगी नहीं। ओके, उसमें भी ए बी इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन इंटरचेंज हो गया। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन इंटरचेंज हो जाएगा, सेम काम करोगे तुम उसमें भी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे थे, हाँ, तो अपने को इसके लिए देखना है पूरी कहानी। तो इस कहानी में हमने यहाँ तक पहुंच गए भाई। तो यानी कि पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लिया आता है ये समझ में आ गया। क्लियर है? तो किसी भी इलिप्स पे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लेंगे, ये लेंगे। अच्छा, तो पॉइंट P का इसेंट्रिक एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि यानी कि अब से पॉइंट P a cos b sin ना लिख करके हम सीधे ऐसे कर सकते हैं। हमने इलिप्स पे कोई भी पॉइंट P ले लिया, है ना, और इसे थीटा लिख दिया, P थीटा। तो थीटा क्या है, यही थीटा इसेंट्रिक एंगल है। किसका इसेंट्रिक एंगल है, पॉइंट P का इसेंट्रिक एंगल है। तो किसी भी पॉइंट का अगर इसेंट्रिक एंगल पता चल जाए तो हम एग्जैक्ट उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं बाय यूजिंग a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्म यूज करके अगर अपने को किसी भी पॉइंट P का अगर इसेंट्रिक एंगल पता चल जाए तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं बाय यूजिंग a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से कहानी में आता है थर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। अभी तक हमने दो डेफिनेशन पढ़ रखा है एलिप्स का। पहला डेफिनेशन क्या था, वही बेसिक कि एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लाइन है, एक एक वेरिएबल पॉइंट P है जिसका डिस्टेंसेस का रेशियो, पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1 से छोटा है, वो कांस्टेंट है और 1 से छोटा है, वो कांस्टेंट है और 1 से छोटा है। ये डेफिनेशन 1 था। ठीक है, डेफिनेशन 2 हमने क्या देखा था इलिप्स का, कि दो फिक्स पॉइंट है, कोई वेरिएबल पॉइंट P है, तो किसी वेरिएबल पॉइंट P का अगर दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से बड़ा है, यानी कि ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, PS1 ट्रायंगल बन पा रहा है, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल ही ना बन रहा। ठीक है, तो वो एलिप्स है। ठीक है, अच्छा, तीसरा अभी पढ़ेंगे, तीसरा कौन सा डेफिनेशन पैदा हो जाएगा, इसी बात से पैदा हो जाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल के कंसेप्ट से एक बढ़िया बात पता चलने वाली है अपने को, वो देखिए। तो थर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। ओके, सो थर्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स में सर्कल है, ये मान लो सर्कल है, इसके अंदर एक एलिप्स बना लेते हैं। मान लिया जाए ये एक एलिप्स है, इस एलिप्स का एक्सिस मान लिया जाए ये है और ये है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, रेड वाला ऑक्सिलरी सर्कल है, ब्लू वाला एलिप्स है, यहाँ पे सेंटर ऑफ द एलिप्स है। हमने अभी अभी क्या देखा, हमने अभी अभी देखा, एक मिनट, अभी अभी क्या देखा हमने, अभी अभी हमने देखा कि कोई पॉइंट P है, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, या फिर Q लिए थे पीछे, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। ठीक है, अच्छा, Q से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जो पॉइंट P पे इंटरसेक्ट किया वो परपेंडिकुलर एलिप्स को, तो हमने उसके कोऑर्डिनेट को, सॉरी, इसका A cos कॉमा A sin थीटा होगा। पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है A cos कॉमा A sin, इसका क्या हो जाएगा, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। इसका y कोऑर्डिनेट बदल गया। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या देखा, हमने रेशियो देखा, इसका रेशियो देखा, इसका रेशियो देखा,
हमने इस चीज का रेशियो देखा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको m मान लो थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब कि अगर हम PQ बाई PM निकालें तो देखते हैं क्या आता है। PQ कितना आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है, Q बड़ा है तो a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा अपॉन PM क्या है, b साइन थीटा। PM क्या है, b साइन थीटा। तो हमने क्या देखा कि जो PQ बाई PM आया, PQ बाई PM जो आया, साइन थीटा कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो PQ बाई PM की वैल्यू a माइनस b बाई b आ गई। यानी कि इसमें थीटा है ही नहीं, इसमें थीटा है ही नहीं, यानी वेरिएबल है ही नहीं, यानी ये कांस्टेंट आ गया। यानी कि ये पॉइंट P और Q कौन सा पॉइंट है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। पॉइंट P कौन सा पॉइंट है और Q कौन सा पॉइंट है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, थीटा है ही नहीं इसमें, ठीक है। यानी कि ये हर P पॉइंट के लिए ट्रू है, हर PQ पॉइंट के लिए ट्रू है। तो एक P और Q पॉइंट को हम लोग करस्पॉन्डिंग पॉइंट के नाम से बुलाते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ओके, दोनों का पैरामीटर थीटा है या दोनों का इसेंट्रिक एंगल थीटा है, ठीक है। अच्छा, तो जो PQ अपॉन PM आया वो एक कांस्टेंट नंबर आ गया, ठीक है, जो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि Q अगर यहाँ पे भी होता और उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेट से यहाँ पे Q डैश होता और उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट P डैश यहाँ पे होता, तो थीटा इसका कुछ अलग होता, ये 5 हो जाता। क्या फर्क पड़ता है, अभी भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जो रेशियो आया होगा कांस्टेंट आया होगा। क्यों, क्योंकि वो 5 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, वो इसेंट्रिक एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। माना कि दोनों Q और Q डैश का अलग अलग इसेंट्रिक एंगल है ना, बट स्टिल चूंकि वो तो कट ही जाएगा आगे जाके, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि हमने क्या सीखा कि अगर तुम किसी भी ऑक्सिलरी सर्कल के सारे पॉइंट से, ध्यान सुनना, ऑक्सिलरी सर्कल के सारे पॉइंट से, यानी कि हम कर क्या रहे हैं, यानी कि हम इलिप्स कैसे बनाएंगे। अब हम इलिप्स बनाना चाहते हैं, एग्जैक्ट इलिप्स। अगर अपने को ये रेशियो दे दे, अपने को क्या बोल दे, अपने को बोल दे कि ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन दे दे, यानी कि गिवन है ऑक्सिलरी सर्कल, और ये सर्कल अपने को गिवन है, मान लो ये सर्कल अपने को बता दिया कि देखो भाई ये सर्कल है, ठीक है। बोला कि एक ऐसा एलिप्स बनाओ, क्वेश्चन वाला बोल सकता है कि एक ऐसा एलिप्स बनाओ, ठीक है, जिसमें क्या बोले हम कि इस मतलब, अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ऐसे की क्या किया हम बताते हैं इसको, अलग शब्दों में बताना पड़ेगा। तो हम अलग शब्दों में कैसे बताएं, हमने क्या किया, पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्या किया, एक अपने को एक एलिप्स बनाना है, एक परफेक्ट एलिप्स बनाना है, एक परफेक्ट एलिप्स बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे, इस सर्कल के हर एक पॉइंट से हमने क्या किया, इसके किसी एक डायमीटर पे इस सर्कल का कोई भी एक डायमीटर फिक्स कर लिया, है ना। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका एक डायमीटर फिक्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद सर्कल के सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उस डायमीटर पे। हमने क्या किया, सर्कल के हर एक पॉइंट से उसके डायमीटर पे, उसके किसी एक डायमीटर पे, किसी एक फिक्स डायमीटर पे हमने सर्कल के हर एक पॉइंट से उसके किसी एक फिक्स डायमीटर पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप्स किए। ऐसे हजारों करोड़ों परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया होगा। जैसे हमने हजारों करोड़ों परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। अच्छा, इन हजारों करोड़ों परपेंडिकुलर्स में एक खासियत थी, मतलब अपने को क्या चाहिए, अपने को हम क्या करना है, अब देखो क्या करने वाले हैं, अब हम एक काम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि जो भी परपेंडिकुलर का लेंथ आया, हर एक परपेंडिकुलर के लेंथ को अगर हम a माइनस बी अपॉन बी, यानी कि एक फिक्स रेशियो में डिवाइड कर दें। अब देखो a माइनस बी भी एक फिक्स नंबर है, b बाई बी भी एक फिक्स नंबर है, यानी कि ये कोई कांस्टेंट नंबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि
मान लो कि हमने कांस्टेंट नंबर क्या ले लिया, लाइक 1/2 ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लिया सपोज, या फिर 1/3 ले लिया है कांस्टेंट नंबर। इसका मतलब कि इन सारे परपेंडिकुलर्स को हर एक पॉइंट ले लिया, इस पे एक पॉइंट P ले लिया जो इसको 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3, कुछ भी ले सकते हो तुम, रेशियो तो कुछ भी हमारा 2:3 है, तो ये पॉइंट P भी 2:3 में डिवाइड कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट परपेंडिकुलर है उसको भी तुम 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दो, फिर जो नेक्स्ट परपेंडिकुलर है उसको भी तुम 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दो, फिर जो नेक्स्ट परपेंडिकुलर है उसको भी तुम 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दो। फिर ऐसे जितने भी परपेंडिकुलर्स हैं, अपने को जितने भी परपेंडिकुलर्स मिले या जितने भी एल्टीट्यूड्स मिले, उन सारे एल्टीट्यूड्स को हमने एक फिक्स रेशियो में डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसको भी डिवाइड कर दिया भाई 2:3, इसको भी डिवाइड कर दिया 2:3, इसको भी डिवाइड कर दिया 2:3। अगर हम सबको एक फिक्स रेशियो में डिवाइड कर लें, करते हैं तो अपने को जो डायग्राम मिलेगा उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट अपने पास परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है, अपने पास क्या है, इनफाइनाइट परपेंडिकुलर है। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें एक फिक्स रेशियो में, सारे एल्टीट्यूड्स को हमने एक फिक्स रेशियो में डिवाइड किया, और एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करने के बाद अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, देन द फिगर वी विल गेट विल बी कॉल्ड एज एन एलिप्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स 3, ठीक है, सॉरी, डेफिनेशन 3 ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन 3 ऑफ एलिप्स, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सही है, इसको अपने शब्दों में लिख लेना मराठी में, है ना, हिंदी इंग्लिश तो समझ में आएगा नहीं, क्या लिखोगे इसमें, इसको अपना नेटिव लैंग्वेज में लिखना है। इस बात को पता नहीं इसमें क्या क्या बोल दिया है ना, बट शायद समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल लिया, एक सर्कल का एक डायमीटर फिक्स कर लिया, यानी कि हम इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि ellipse is the locus of a point which is drawn by, क्या बोले इसके बाद, या फिर इतना कौन बोले, ऐसे बोलना चाहिए, सही है। Let a circle is drawn and from every point on the circumference altitudes are dropped on a fixed diameter, then the locus of the point, then the altitude, then all the altitudes are, sorry, locus of the point लिखेंगे, then all the altitudes are divided in a fixed ratio, ठीक है। Then the locus of the point P will be, then locus of that point which divides the altitude in a fixed ratio is called as ellipse, ऐसे बोल सकते हैं। जो भी बोलना है बोल दो, है ना, आगे बढ़ते हैं काम में। अगला क्वेश्चन क्या है, prove that any point on the ellipse where foci are this and this and eccentricity is this, ये होगा, ठीक है। अच्छा, तो इतना बोलने की जरूरत क्या है, ये तो फालतू की बात है। अभी अभी हमने क्या देखा था, हमने अभी देखा था जस्ट कि पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लेते हैं किसी भी एलिप्स पे, a cos थीटा, b sin थीटा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लो शिफ्टेड नेचर का एलिप्स होगा तो क्या लेंगे, अगर शिफ्टेड नेचर का एलिप्स होगा तो क्या लेंगे, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये एक एलिप्स है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये एक एलिप्स है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका सेंटर अभी तो ओरिजिन है, सेंटर अगर ओरिजिन नहीं होता, इसी एलिप्स को मूव करा के, इसी सेम एलिप्स को मूव करा के कहीं और ले गए, एक्सिस को पैरेलल रखे, तो ये h के सेंटर हो गया इस बार, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कि इस वाले एलिप्स पे अगर कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट P मानना होगा तो वो कैसे मानेंगे, ठीक है। तो इस वाले पे अगर कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट मानना होगा तो हो जाएगा h प्लस a cos थीटा, कॉमा k प्लस b sin थीटा। हमने एक चीज बताया था कि अगर तुम्हें किसी भी कोऑर्डिनेट्स में h के जोड़ते हैं, ठीक है, तो अगर शिफ्टेड वाला है, अगर ये शिफ्टेड वाला नहीं होता, ठीक है,
तो अगर ये एलिप्स शिफ्टेड वाला नहीं होता तो इसका जो इस पे कोई भी जो आर्बिट्री पॉइंट लेते वो लेते a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ये कौन से एलिप्स के लेते? स्टैंडर्ड एलिप्स के लेते। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 के लेते। अच्छा, इस बार ओरिजिन शिफ्ट कर गया तो एलिप्स क्या बन गया? एलिप्स ऐसा बन गया। एलिप्स टेढ़ा नहीं हुआ है, ध्यान सुनना। एलिप्स टेढ़ा हो जाएगा, इक्वेशन बदल जाएगा, है ना। एलिप्स सेम है, एक्सिस सेम है, बस एलिप्स शिफ्ट कर गया कहीं और, है ना। टेढ़ा नहीं हुआ है, रोटेट नहीं हुआ है, ठीक है। अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये एलिप्स होगा तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस में एच के घट गया, देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने में क्या हो गया, इक्वेशन में एच के घट गया और कोऑर्डिनेट्स में एच के जोड़ देंगे। तो इसका मतलब कि अगर इसका पैरामेट्रिक पॉइंट ये होता है, इस पे जो पैरामेट्रिक पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, h प्लस ए कॉस थीटा कॉमा k प्लस बी साइन थीटा। सही है। तो इसका मतलब कि इस वाले एलिप्स पे कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट ऐसा लेना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस whose foci are this and this and eccentricity is this। ठीक है, तो ऐसे कुछ कहानी बोल रहा है, देखते हैं क्या होगा। कहानी में और भी ट्विस्ट आने वाला है, तो देख लिया जाए आगे। -1,0 एक फोकस है, S10 बोल दिया। एक फोकस S है 7,0, ठीक है। अच्छा, तो बोल रहा है कि प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस whose foci are this and this। तो एक एलिप्स का अपने को फोकस दे रखा है, इसका सेंटर क्या होगा, मिडिल पॉइंट ऑफ द फोकाई। तो मिड पॉइंट क्या निकालेंगे, 7 - 1/2 यानी कि 3,0। तो 3,0 क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सही है क्या? हेलो, साथ में देखो x1 + x2/2 करोगे तो 7 - 1/2 विच इज 6/2 विच इज 3। 3,0 इसका सेंटर है, ठीक है। 3,0 इसका सेंटर है, इसका मतलब कि ये शिफ्टेड नेचर वाला एलिप्स हो गया ना, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ये एलिप्स ऐसा हो गया, शिफ्ट हो गया, है ना। ये शिफ्ट हो गया है। कैसे शिफ्ट हो गया है, तो कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया। पहले ऐसा होता बट शिफ्ट तो कैसे हो गया, तो छोड़ो बताओ, ठीक है। यानी कि ये शिफ्टेड वाला है, यानी इसका सेंटर h, k है, ठीक है। अगर इसका सेंटर h, k है तो इस वाले एलिप्स पे अगर तुम्हें कभी भी कोई पैरामेट्रिक पॉइंट मानना होगा तो पैरामेट्रिक पॉइंट बोलेंगे क्या, एंड एसेंट्रिसिटी एनी पॉइंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बोला कि पैरामेट्रिक पॉइंट ये होना चाहिए, वही निकालना है क्या होगा इस वाले पैरामेट्रिक पॉइंट। तो अपने को सेंटर पता चल गया, यानी h, पता चल गया। अब ए पता चल जाए तो काम चल जाए, और बी पता चले तो काम चल जाए। तो एक कैसे पता चलेगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, या फिर ये डिस्टेंस जो होता है, ये भी बोल सकते हो। अच्छा, चलो ये डिस्टेंस बोल देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 में से 3 क्या 4, यानी 4 यूनिट्स है, ठीक है। ये ए के बराबर होता है, तो 4 जो है वो ए के बराबर है, 4 जो है वो ए के बराबर है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी 1/2 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 4 इक्वल्स टू a इंटू 1/2। 2 से 2 निपट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। a का वैल्यू निकल गया। अब अपने को निकालना है b का वैल्यू। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ए a की वैल्यू स्क्वायर 8 आएगी ना। हाँ 8 आ जाएगी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 8 आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर। सही है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, e क्या है, e तो 1/2 दे रखा है, तो 1 - 1/4 हो जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 - 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तो ये जितना भी आया, कितना आ गया, ये 48/4 बोल सकते हैं, काइंड ऑफ 48 आएगा कुछ भी। एक मिनट, एक मिनट, जो भी आया आया, कितना आ जाएगा, 64/4 इंटू 3। तो बी स्क्वायर को कितनी आ जाएगी। अच्छा, हालांकि अपने को निकालना क्या है, बी निकालना है एग्जैक्टली। तो बी स्क्वायर से मतलब नहीं है अपने को, इसका स्क्वायर रूट चाहिए अपने को, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट। तो बी बराबर 8 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है।
यानी कि आ जाएगा 4√3। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 4√3, ए का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। इसका मतलब कि इस एलिप्स पे अगर कभी भी जिंदगी में कोई एक पॉइंट मानना पड़ा है ना, तो हम इस पे एक आर्बिट्री पॉइंट पी क्या अज्यूम कर सकते हैं, एच क्या है 3, एच प्लस ए कॉस थीटा, ए क्या है 8, सो 8 कॉस थीटा, कॉमा क्यू मतलब सॉरी अगला क्या है के प्लस बी साइन थीटा, के क्या है 0, 0 प्लस बी साइन थीटा, बी साइन थीटा क्या है 4√3 है ना, इंटू साइन थीटा। तो खत्म बात, यही कहानी था। ठीक है, वही आ भी रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। अच्छा, बोल रहा है कि उस इक्वेशन में कर्व बताओ जिसका पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, x + 1 4 cos थीटा, y बराबर 2 + 3 sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, x - 1/4 इक्वल्स टू cos थीटा, यहाँ से क्या मिल जाएगा y - 2/3 इक्वल्स टू sin थीटा। अच्छा, क्वेश्चन देख के ही अब देखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट रटना, रटोगे तभी जिंदगी में कुछ होगा। तो हम अब रट चुके हैं कि इलिप्स का जो इलिप्स पे लाई करने वाला कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, h + a cos थीटा, कॉमा k + b sin थीटा। इसका मतलब कि ये एक ऐसा एलिप्स है, तुमको देख के याद आना चाहिए, तुमको तो नाटक करने जो था ही नहीं, तुमको सीधे देख के समझना चाहिए कि h + a cos थीटा और k + b sin थीटा टाइप का है, दो वेरिएबल पॉइंट, मतलब किसी वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये कौन से कर्व का एक जनरल पॉइंट है, एक आर्बिट्री पॉइंट है। तो ये एक ऐसा एलिप्स होगा जिसका सेंटर 1,2 होगा। ठीक है, अच्छा, जिसका एक्सिस पैरेलल होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। ठीक है, ये इसका इसका मेजर एक्सिस है और ये इसका माइनर एक्सिस है, बट मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि इसी में ऑब्लिक वाला हो, अपने को भी पता ही नहीं है कौन मेजर एक्सिस कौन माइनर एक्सिस, तो आगे आएगा कहानी में। ठीक है, हाँ, तो ऐसे कुछ हो रहा होगा कहानी, इसका सेंटर शिफ्टेड वाला है कहानी। ठीक है, अच्छा, ये शिफ्टेड वाला एलिप्स है, तो इसमें शिफ्टेड वाले एलिप्स में क्या बोलना चाह रहे थे हम, हाँ, इसका ए का काम कौन कर रहा होगा, यानी कि इसका जो इक्वेशन आ रहा होगा वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, तो ये निकल ही जाएगा, देख ही लो, समझ में आ जाएगा। हटाओ, तो अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करके 1 कर दो, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1 कर दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर equals to 1. So this is the required equation of ellipse. Yeah, this is the required curve whose parametric equation is this. ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है और ये कार्टेशियन इक्वेशन है, एक ही बात है, समझ में आ रहा है बात। x बराबर 1 + 4 cos थीटा एंड, बीच में एंड जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाता है, एंड y बराबर 2 + 3 sin थीटा, ये दोनों मिला के ये किसी कर्व का इक्वेशन लिखा हुआ है। ये जिस टाइप का इक्वेशन है इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसका बोलते हैं ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, ये क्या है, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस whose distance from the center of the ellipse is √5. Find the eccentric angle of a point on the ellipse this. Y-axis, X-axis. Find the eccentric angle of a point on the ellipse. Find the eccentric angle of a point on the ellipse this whose distance from the center of the ellipse is √5. सही है, तो ऐसे तो 4 पॉइंट होगा, ऐसा मन में सवाल, मतलब मन में लग रहा है ना, ऐसा लगना भी चाहिए। तो मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि बोल रहा है कि ऐसा उस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल बताओ एलिप्स पे जिसका सेंटर से डिस्टेंस √5 है। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P होगा
जिसका सेंटर से डिस्टेंस √5 होगा। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट P हो सकता है, यहाँ से भी एक पॉइंट Q हो सकता है जिसका सेंटर से डिस्टेंस √5 होगा। एक सिमेट्री से, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेंट 1 में √5 डिस्टेंस दूर अगर एक पॉइंट होगा तो क्वाड्रेंट 2 में भी होगा ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसका सेंटर से √5 डिस्टेंस दूर होगा वो, ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्रिक डायग्राम है, ऑल क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है, चारों के चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, चारों के चारों क्वाड्रेंट में क्या है, सिमेट्रिक कहानी चल रही है। तो हम किसी एक देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। कैसे निकालें, तो हमने क्या किया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को a cos थीटा कॉमा b sin थीटा मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमने पैरामेट्रिक पॉइंट के बारे में लिख रहे थे, अब यहाँ पे मुझे लगता है कि व्हील ऑफ नेम्स चलाना पड़ेगा। थीटा क्या है, अच्छा रुको से पूछना पड़ेगा, कौन बताएगा। चलो आर्या मोहिते बताओ, थीटा क्या है। हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा लिखा, तो थीटा क्या है, थीटा ये वाला एंगल है क्या। हेलो, आर्या मोहिते आवाज आ रही है। हाँ सर। हाँ, तो थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है क्या, थीटा सही लिखा हुआ है। बोलो, हेलो। हाँ सर। वही एंगल है ना, यही थीटा एंगल है ना। तो जिसको उसको हाँ लग रहा है, जिसको उसको सही लग रहा है, तो हमने एक पोलिंग लॉन्च किया है, तुम लोग के स्क्रीन पे आ गया होगा। जिसको सही लग रहा है थीटा वो यस करो, जिसको गलत लग रहा है वो नो करो। सबके स्क्रीन पे पोलिंग आया होगा और सब लोग पार्टिसिपेट करो। 34 लोग हैं, 34 यहाँ पे आना चाहिए। अभी तक 10 लोग किए, बाकी लोग क्या कर रहे हो जी, बाकी लोग रिमूव करें क्लास में से। तो जब यार कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, जो लग रहा है बोलो कि थीटा हमने सही लिखा है क्या। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट थीटा है यहाँ पे, है ना, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, a cos थीटा b sin थीटा। तो थीटा ये एंगल सही है कि गलत है, हम ये हाँ ना पूछ रहे हैं। सब लोग पार्टिसिपेट करो, 34 लोग किए। तुम लोग जो ना मूर्ख एकदम, टाइम वेस्ट खुद अपना करवा रहे हो, मेरा थोड़ा ना टाइम वेस्ट। अभी भी लोग नहीं किए, यानी है नहीं वो लोग स्क्रीन के सामने, समझ में आ गया मुझे। अभी भी नहीं किए हैं, इसका मतलब कि कंफर्म है कि कुछ लोग स्क्रीन बस ऑन करके चला जाता है। तो आते ही क्यों, मत आया करो ना। टाइम वेस्ट अपना करवा रहे हो। एक तो एक साल वेस्ट कर ही लिए, पूरा जिंदगी वेस्ट कर लिए, दोबारा फिजिक्स पढ़ रहे हो, दोबारा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी खत्म हो पाएगा, तुमको क्या लगता है खत्म हो पाएगा। एक बार तो खत्म नहीं हो पाता है, ये लोग तुम लोग 2 बार पढ़ने वाले हो, नंबर तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं तुम लोग के। अभी भी 2 लोग नहीं किया है, यानी कि वो 2 लोग स्क्रीन को ऑन करके चला गया है, ये तो क्लियर हो गया है। अब हमको लगता है कि अटेंडेंस फॉर्म भरवाना पड़ेगा तुम लोगों से हर क्लास में। और तुम लोग इतने बड़े वाले मूर्ख हो कि इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने आता है, बट गूगल क्रोम को कैसे यूज करते हैं, क्रोम ब्राउजर को कैसे यूज करते हैं ये नहीं आता है। उसमें होम स्क्रीन में किसी साइट को कैसे ऐड करते हैं, बुकमार्क कैसे करते हैं, किसी को नहीं आता होगा। कल एक कोई बंदा था मेरे से व्हाट्सएप पे, 10 मिनट में वेस्ट किया उसने, ये जानने के लिए कि होम स्क्रीन ऐड नहीं करने आ रहा था, जबकि सामने सामने सब कुछ दिया हुआ था स्क्रीन पे। तो तुम लोग मतलब इतने बड़े वाले मूर्ख हो कि मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हम।
कि तुम लोग इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो कि कैसे स्टोरी डाले, गूगल क्रोम चलाना सीख लो, ब्राउजर चलाना सीख लो कि ब्राउजर में कैसे बुकमार्क करते हैं। ब्राउजर में भी मान लो विद इन अ डिवाइस तुम्हें दो अलग अलग आईडी चलाना है, लाइक एक आईडी से तुम कुछ और चलाना, दूसरा से कुछ और चलाना है, तो दो उसमें पार्टीशन बना सकते हो क्रोम का। फिर उसके बाद कम से कम वही तो ब्राउजर, क्योंकि आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से लेनी है, तो ब्राउजर भी चलाने नहीं आता है लोगों को। तुम लोग इतने बड़े वाले मूर्ख पैदा हुए हो, समझ रहे बात को। कल कौन था जो व्हाट्सएप पे बहस कर रहा था 10 मिनट की, सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐड कर रहा है, जबकि वहां लिखा हुआ था सब कुछ नहीं आता है करने तुम लोग को। तुम लोग बस फेसबुक पे वही स्वाइप करो और इंस्टाग्राम पे फोटो देखो, यही आता है करने, और कुछ नहीं आता है करने। काम का चीज तो तुमको इंटरनेट वाला भी नहीं आता है, वो भी जिंदगी में सीख जाओगे तो कुछ बड़ा कर लोगे। ढंग से किसी को लैपटॉप चलाना नहीं आता होगा, कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा, पता ही नहीं है क्या करना है, सर्च कैसे करें। अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो एग्जैक्टली कैसे गूगल पे सर्च करते हैं पता है तुम्हें? ये सिर्फ पीडीएफ फाइल ही है, कुछ और आएगा ही नहीं। अगर तुम्हें मान लो पैराबोला का नोट्स चाहिए कि दुनिया में कितने नोट्स आज तक गूगल पे प्रेजेंट है, और तुम्हें सिर्फ पीडीएफ चाहिए और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, करने सर्च आता है? आती नहीं होगा। तुम लोग को एक्चुअली में क्रोम मतलब एक होता है ब्राउजर यूज करने नहीं आता है, समझ रहे हो बात को। तुम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने में रोज दिन 1 घंटा वेस्ट करोगे कि आज ऐसे फोटो खिंचाते हैं, ऐसे डिजाइन से स्टोरी डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट जो बेसिक चीज है वो करो। बट जो बेसिक चीज जिसे तुम ज्ञान ले सकते हो कम समय में, कोई गूगल भी तुम्हें फास्ट करना है क्योंकि सब गूगल कर रहा है, सिर्फ तुम नहीं कर रहे हो। तो गूगल भी तुम्हें फास्ट करना है, बाकी लोगों से फास्ट, एक कंपटीशन है, ये रेस है। 14 लाख लोग हैं इसमें, 10,000 लोगों का भविष्य बनता है, समझ रहे बात को। 14 लाख लोगों में से 10,000 लोगों का ही भविष्य बनेगा, वही लोग आईटी में पहुंच सकते हैं, बाकी लोग नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो 10,000 लोग वही होंगे जो फास्ट होंगे, जो जिनका लर्निंग स्पीड फास्ट होगा, जो बिल्कुल फोकस होकर पढ़ते होंगे, जो गूगल पे सर्च भी फास्ट करते होंगे, जो तुमसे जल्दी सर्च कर ले और एग्जैक्ट सही जगह पहुंच जाए। हाँ जी, सबको रिजल्ट दिख रहा होगा। तो यस वाले हैं 53%, नो वाले हैं 47%। वाह, तो सबने गलत आंसर दिया है ना? दिख रहा होगा सबको स्क्रीन पे। यस वाले कितने 50, यानी 50% ज्यादा पब्लिक गलत आंसर दिया है। ये नो है भाई, ये थोड़ा थीटा होता है, थीटा ये थोड़ी ना होता है, थीटा तो ऑक्सिलरी सर्कल वाला होता है ना कहानी, ये थोड़ी ना थीटा होता है। थीटा कौन सा होता है? अभी तो थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाए थे, क्या था थीटा? इतना मतलब अभी थोड़ी देर पहले देखो, तब नहीं तुमको समझ में आ रहा है। हमने क्या किया था, एक ऑक्सिलरी सर्कल बनाया था, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल का ओरिजिन से देखो, पॉइंट पी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट पी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, जहां पे ऑक्सिलरी सर्कल कट करा वो पॉइंट क्यू होगा, और ओ क्यू को ज्वाइन करो। तो ये वाला एंगल थीटा है, ना कि ये वाला एंगल थीटा है। जब आज गलती कर रहे हो तो एक महीने बाद तो पक्का भूल जाओगे, ये तो हम कंफर्म भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना। ये तो ज्यादातर लोग ये गलती है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले 1-2 स्लाइड पहले वही कहानी चल रही थी, तब तो तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है कहानी में। अभी क्या देखे थे थोड़ी देर पहले? ये देखे थे ना। हाँ, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, खत्म है कहानी। तो एक्चुअली में थीटा ये नहीं होता है, ये मिस्टेक बहुत लोगों से होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मिस्टेक बहुत सारे लोगों से होती है ना। और ये कॉमन मिस्टेक है, करोगे ही करोगे, कंफर्म करोगे, कितना ही पढ़ा दिया जाए, कुछ भी करा दिया जाए, करोगे ही करोगे। ये भविष्यवाणी है मेरी, तुम इसी को थीटा मानोगे, यही थीटा होता है। यहाँ जो थीटा लिखा हुआ है और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम है, तुम यही मान के करोगे, यही तुम्हारे साथ होगा हमेशा। जबकि रियलिटी क्या है, पी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ऑक्सिलरी सर्कल को जहां पे कट करेगा उसको ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से, तब जो OQ जो एंगल बना रहा होगा वो एंगल होगा थीटा, समझ रहे हो। तो ये थीटा और ये थीटा सेम है। अब कोई दिक्कत नहीं, सुना बात? अच्छा, फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस whose distance from the center of the ellipse is √5। क्या बोल रहे थे यार? हाँ चलो, तो √5 डिस्टेंस बोल रहा है, तो सही है। सेंटर इसका ओरिजिन है, ठीक है, इस इलिप्स का सेंटर ओरिजिन है। ए क्या दिया हुआ है, इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है x² / a², यानी कि √6 का स्क्वायर, प्लस y² / b², यानी कि √2 का स्क्वायर, इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब कि a क्या है, √6 है। तो इसका मतलब जो पॉइंट P का जो हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं
वो ले रहे हैं √6 cos थीटा कॉमा √2 sin थीटा। मुझे कोई बताया कि थीटा कहां से कहां वेरी करेगा? एक्चुअली में थीटा क्या है? सर्कल का रेडियस वेक्टर है, ना कि इलिप्स का रेडियस वेक्टर है। एक्चुअली में थीटा क्या है? सर्कल का रेडियस वेक्टर है, ना कि इलिप्स का रेडियस वेक्टर है। एक्चुअली में थीटा क्या है? सर्कल का रेडियस वेक्टर है, ना कि इलिप्स का रेडियस वेक्टर है। तुम गलती करोगे, हम इतना बार बोल दिए तब भी करोगे। ये हर साल होता है, हर साल होता है। हम 1 महीने बाद पेपर बनाएंगे, हर बच्चे का अगर सेम क्वेश्चन का हम सब्जेक्टिव टेस्ट लें, सबने एग्जैक्टली यही गलती की होगी, है ना? हम 3 बार बोले हैं, स्टिल गलती करोगे। ये भविष्यवाणी है, लिख लो कहीं पर, पक्का सच्चाई होगी ये चीज। ठीक है, लोग गलती करता है, हमने देखा है, लाखों की संख्या में लोग गलती करते हैं इस पर। 14 लाख लोग अगर एग्जाम देगा और जेई मेन का, और मान लो ऐसा जिसमें ये यूज हो रहा है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो 14 लाख में से कम बता रहे हैं 13.9 लाख लोग गलती करेंगे। सिर्फ 10,000 लोग ही सही करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि तुम्हें हर चीज को ध्यान रखना होता है, सिर्फ रट के तुम जिंदगी नहीं चला सकते हो। ठीक है, सिर्फ रट के तुम क्या ही कर लोगे? और रटने के लिए तो समझना पड़ता है, या फिर यूं कहें कि समझने के लिए रटना पड़ता है। देखो ये चीज बहुत बहुत डिबेटेबल बात है। ये मैथ्स में ऐसा बहुत सारा चैप्टर है जिसको समझने के लिए पहले रटना पड़ेगा। रटोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि पहले समझोगे तब रट पाओगे। तो दोनों ही चीज होता है, तुम्हें खुद पकड़ना होगा कि पहले ये रटने वाला है फिर समझने वाला है, कि पहले समझने वाला है फिर रटने वाला है। समझ रहे हो? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे? कुछ तो बोल ही रहे थे, बोलना क्या चाह रहे थे, कहाँ थे जी? क्या बता रहे थे? हाँ, इस क्वेश्चन को कर रहे थे। तो हमने सर्कल क्यों बनाया था? क्यों बनाया था? हाँ, हम ये बताते कि थीटा कहां से कहां वेरी करेगा। थीटा क्या होता है? रेडियस वेक्टर का, ऑक्सिलरी सर्कल के रेडियस वेक्टर का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल। ठीक है, तो थीटा जो है 0 से लेके 2π तक वेरी करेगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे इस वाले स्लाइड में चाहो तो ऐड कर सकते हो, जहां पे हमने ये पढ़ा था। हाँ, यहाँ पे तुम ऐड कर लो कि पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन एनी इलिप्स इज टेकन एज दिस a cos, b sin एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके 2π। वेर एक जगह क्लोज रखो तो एक जगह ओपन रखना पड़ेगा। ठीक, ओके। तो इसलिए डायग्राम बनाया था हमने, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस वेक्टर है। ठीक है, सारे पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें एक ही राउंड मारना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा जो 2π ही वेरी करेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। बोल रहा है कि पॉइंट ओपी जो है वो √5 है, ये बोल रहा है ना, ओपी जो है वो √5 के बराबर है। ठीक है, तो ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा इक्वल्स टू 5। हमने क्या किया? ओपी स्क्वायर बराबर 5 लिख लिया। ठीक है, तो ओपी डिस्टेंस निकाल लिए, ओरिजिन का सेंटर पता, ओरिजिन का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट पता है 0,0, क्यू का पी का पता है। ठीक है, तो ओपी निकाल लिए, ऐसा √5 आ गया। तो इसका मतलब कि यहाँ से इसको तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि सबको एक सिंगल में कन्वर्ट कर लो, है ना? सिंगल बोले तो क्या कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। तो 6 cos² थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos² थीटा इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 यानी कि 4 cos² थीटा प्लस 2 इक्वल्स 5। यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को? 4 cos² थीटा 5 माइनस 2 3। सो cos² थीटा इक्वल्स टू 3/4। सही है, हो सकता है cos² की वैल्यू 3/4, 0 से 1 के बीच का नंबर है, हो सकता है। तो अपने को जो एंगल्स मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे? ठीक है, तो हमने इसको अल्फा मान लिया, 3/4 को cos अल्फा मान लिया कि अल्फा एंगल होगा। तो cos² थीटा बराबर cos² अल्फा। ठीक है, सो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। ऐसा पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर में, जिसने पढ़ा है गलती से। तो इसका मतलब कि जो थीटा आएगा वो क्या आ जाएगा? ठीक है, अगर अपने को 0 से पाई के बीच का एंगल चाहिए, तो पहला एंगल क्या आ जाएगा? पाई, n को 0 रखेंगे तो एक अल्फा आ जाएगा, n को 0 रखने के बाद क्या आ जाएगा? अल्फा आएगा, और एक माइनस अल्फा आएगा। तो माइनस अल्फा को नहीं लेंगे हम, 0 से 2π लेंगे। ठीक है, अच्छा। तो दूसरा क्या आ जाएगा? n को 1 रखेंगे
n को 1 रखेंगे तो क्या जाएगा पाई, या फिर तुम ऐसे समझ लो ना, पानी समझ लो, ये एंगल मान लो अल्फा है, तो एक अल्फा एंगल आएगा, ठीक है, तो एक यहाँ पे एंगल आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग पाई माइनस अल्फा, ठीक है, इस एंगल को अल्फा बोलेंगे, इस एंगल को पाई माइनस अल्फा बोलेंगे, इस एंगल को पाई प्लस अल्फा बोलेंगे, और इस एंगल को क्या बोलेंगे 2 पाई माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? तो यानी कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, ये सॉरी cos अल्फा हमने किसको माना था? 3/4 को माना था, तो हमने cos अल्फा 3/4 को लिया है, तो अल्फा क्या है? cos इनवर्स 3/4। इसका जो इसेंट्रिक एंगल्स आएंगे वो क्या आ जाएगा? पहला एंगल क्या आ जाएगा? थीटा 1, थीटा 1 आ जाएगा अल्फा के बराबर, और अल्फा क्या है? cos इनवर्स 3/4, ठीक है। अच्छा, दूसरा थीटा 2 क्या आ जाएगा? पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस cos इनवर्स 3/4। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? पाई प्लस cos इनवर्स अल्फा। यह सोक्रेटिस को जिंदगी में कुछ नहीं आ पाएगा, ऐसा ऐसा डाउट छोड़ो यार, तुमको नहीं बताएंगे, तुम लोग ऐसे ही जिंदगी मरो मरो मरो, तुम लोग मरने के लायक हो। स्क्वायर होगा, रूट नहीं लेंगे, मुंह खोल के बोलना है तो बोलो, तो बताते हैं, वरना छोड़ते हैं। थीटा 3 पाई प्लस क्या हो जाएगा? cos इनवर्स अल्फा, cos इनवर्स 3/4। अरे यार, कुछ लोग क्या मतलब पैदा ही लगता है मूर्ख होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब स्टूडेंट थे तो तुम लोगों से ज्यादा तेज थे, ये मुझे पता है ना। तुम लोग सबसे ठीक ठाक थे लगभग, मतलब अगर हम आज से 10 साल पहले बैकवर्ड टाइम के बन के हम तुम्हारे साथ बैठे क्लास में, तो हम शायद टॉपर होते। समझ रहे हो? टॉपर मतलब बहुत अच्छे तरीके से टॉपर होता, काफी गैप होता सेकंड टॉपर में, समझ रहे हो? तुम्हारे बैच में अगर होते थे, जबकि हम ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ते थे और बहुत तेज भी पैदा हुए थे, भी नहीं है, हम भी मूर्ख ही पैदा हुए थे, समझ रहे हो? लेकिन हम सुनते थे कम से कम मास्टर की बात को, और शुरू सुने थे फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द डे वन ऑफ द क्लास हमने सीरियसली क्लास को लिया था 11th के पहला दिन से, समझ रहे हो बात को? तो शायद उसका फायदा मिला, तुम लोग क्या ज्यादा काबिल बन गए, तुम लोग डे वन से सीरियस नहीं लिए, तो बहुत पीछे हो गए जिंदगी में, और चीजें चूंकि कनेक्टेड होती है, एक लेक्चर भी मिस किए तो आगे पूरा कहानी खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है फिर, एक भी मिस किए तो खत्म, ठीक है। क्योंकि मैथ्स के सवाल में 11th क्लास का फर्स्ट डे वाला भी लग सकता है कभी भी, और लगेगा ही लगेगा, इवन ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि उससे बेसिक मैथ्स जो हमने पढ़ाया था, फिर ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन पढ़ाया था, वहां पे क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था, गो एंड सर्च देयर, है ना, बार बार बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। थीटा 4 इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 3/4, सही है। तो एक अल्फा एंगल है, एक पाई माइनस अल्फा होगा, एक पाई प्लस अल्फा होगा, एक 2 पाई माइनस अल्फा होगा, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये 4 क्या हो जाएगा? इसेंट्रिक एंगल्स हो जाएगा, सही है, बढ़िया, देख लो। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में सब काम किए, और तब भी जेई क्रैक हो गया, तुमसे ज्यादा नंबर आता था टेस्ट में, तुमसे बढ़िया कोचिंग में पढ़ते थे, जहाँ ज्यादा पेपर टफ सेट हुआ करता था, है ना, तुम्हारे लेवल से तो टफ ही हुआ करता था, तो जहाँ पेपर भी टफ था, कंपटीशन भी ज्यादा था, समझ रहे हो ना, तब भी तुमसे ज्यादा नंबर आता था। तो अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है तुम लोग का, अगर उस लेवल के पेपर में हम टेस्ट देते, उस आज से 9 साल पहले 10 साल पहले, तो 9 साल पहले वाला सीन में अगर हम वापस होते, तो हमारे दिमाग शायद 250 आते, तुम्हारे जैसा भी लेवल चल रहा है, क्योंकि हम जिस टाइम में थे, जिस लेवल का टफनेस लेवल था उस टाइम में, समय के साथ साथ जेई एग्जाम आसान सवाल पूछ रहा है, तो हर कोचिंग वाले पेपर अब आसान कर रहे हैं, उस टाइम पेपर टफ हुआ करता था, ठीक है। तो अगर इतना आसान क्वेश्चन उस टाइम में मुझे मिलता टेस्ट में, कितना मजा आता, तो कम से कम 250 240 ऐसे तो आता ही आता हर बार, समझ रहे हो? अब तुम लोग कितना आता है? बहुत ला दिया तो 180 ले दिया लेते हैं, उन लोग का भी सिलेक्शन नहीं होगा, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो 180 ला रहे हो ना, उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारे में से, वो भी ऐसे ही भटकोगे, बाकी लोग का तो भटकना निश्चित है ही, वो भी बंदा भटकेगा जो तुम्हारे क्लास का टॉपर है, ये है सच्चाई, समझ रहे हो? क्योंकि 180 कुछ है थोड़े ना यार, क्या ही ला दिए तुम, कौन सा वो तोप बन गए, इतना आसान आसान पढ़ के ला रहे हो तुम, पेपर भी आसान बन रहा है, फिर उसके बाद
सब कुछ तो आसानी चल रहा है जिंदगी में, क्या ही करोगे, सब कुछ आसानी चल रहा है। अप टू द मार्क थोड़ा ना, असली एग्जाम के जैसा थोड़ा ना है। असली एग्जाम प्रेशर और रहेगा, सिलेबस और रहेगा, वहाँ 110 चैप्टर रहेगा, यहाँ पे तुम्हें 2-2 चैप्टर का टेस्ट होता है, तब नंबर नहीं आ रहा है। वहाँ पे 100 चैप्टर रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा क्या? फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा 100 चैप्टर में, कर क्या लोगे तुम? सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ चल रहा था? हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। तो इलिप्स में रेक्टेंगल कैसे इंस्क्राइब होगा? एक इलिप्स में रेक्टेंगल कैसे इंस्क्राइब होगा? तो रेक्टेंगल जब भी इंस्क्राइब होगा तो ऐसा तो नहीं सकता कि टेढ़ा हो जाए। अगर हम सीधा इलिप्स है, ये हमारा सीधा वाला इलिप्स है, सीधा मतलब समझ रहे होगे जो हम बोलना चाह रहे हैं, शब्दों को पकड़ना। तो ये मान लो अगर सीधा इलिप्स है, अगर इसमें अरे क्या अच्छा जस्ट वेट, ये तुमको बताते हैं डायग्राम आगे। हाँ चलो, तो इसमें क्या है कहानी कि जब भी रेक्टेंगल बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि रेक्टेंगल तुम ऐसे बना दो, तब ये रेक्टेंगल होगा ही नहीं, फिर ये रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता है। समझ बात को? फिर पैरेललोग्राम बन सकता है बट रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। जब भी रेक्टेंगल होगा तो एक साइड मतलब 2 साइड इसका पैरेलल होगा मेजर एक्सिस के, और 2 साइड पैरेलल होगा माइनर एक्सिस के, तभी रेक्टेंगल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। ये तो सच्चाई है। तो मान लो कि पी क्यू आर एस बी है रेक्टेंगल, है ना? तो पी का कोऑर्डिनेट ए कॉस बी साइन ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब कि तुम इसका कोऑर्डिनेट भी ले सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। अपने को एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है? एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल चाहिए। क्या करेंगे? तो पीएस कितना है? पीएस का लेंथ पता ही नहीं है, रेक्टेंगल का लेंथ पता ही नहीं है अपने को, है ना? तो ये अगर ए कॉस बी साइन है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी सेम ही, वाई कोऑर्डिनेट बस नेगेटिव हो गया होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो देख लो, ए कॉस माइनस बी साइन आएगा क्या? इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं। वैसे ही पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या जाएगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। वैसे ही आर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। सही है। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को करना है एस आर डिस्टेंस, यानी ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब कि लेंथ और विड्थ अपने को पता है, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2a cos थीटा। ये लेंथ हो गया, विड्थ क्या हो जाएगा? 2b sin थीटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है? तो l इंटू बी, यही तो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल आया वो क्या आ गया? वो आ गया 4ab sin थीटा cos थीटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया? 4ab sin थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सही है। अच्छा, 2 को अंदर डाल देते हैं, तो ए बी 2 बाहर रखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। सही बात है। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल। अच्छा, ग्रेटेस्ट एरिया चाहिए। एरिया को हमने फंक्शन ऑफ थीटा बनाएंगे, तो 2 को अंदर डाल दिए तो 2 sin cos sin 2 थीटा बन जाएगा इक्वल्स टू एरिया। तो एरिया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2ab sin 2 थीटा। 2ab sin 2 थीटा, ये एरिया आ गया। सही है। अच्छा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि एरिया को तुम ए फंक्शन मान लो, इतना क्या लिखो, एरिया को तुम ए फंक्शन मान लो, ठीक है? तो ए को हमने एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिख दिया, विच इज 2ab sin 2 थीटा आ गया। तो इसकी क्या चाहिए? इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का 2 तरीका है, आइदर यू कैन यूज कैलकुलस मेथड और यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री आल्सो। अगर हम कैलकुलस मेथड से करें तो हम डीए बाई डी थीटा निकालेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, उससे थीटा की कुछ वैल्यूज मिलेगी। तो कौन से थीटा की वैल्यूज के लिए मैक्सिमा होगा और कौन मिनिमा होगा, पहचानना होगा। मैक्सिमा पहचानने के बाद थीटा का वो मैक्सिमा वाला वैल्यू डाल दो थीटा की जगह पे, तो जो आंसर आएगा वो मैक्सिमा आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा वो क्या जाएगा? वो आ जाएगा 2ab। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या जाएगा? 2ab, ठीक है? क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, ठीक है?
तो एक बार मन में सोच भी लेना, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा कर देना। एक बार सोचा कि क्या ये पॉसिबल है क्या, यानी कोई ऐसा थीटा पॉसिबल जिसके लिए 1 हो जाए। तो हाँ, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी, तो ये साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, बिल्कुल, तो पॉसिबल है। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब कि साइन 2 थीटा 1 हो सकता है, इसका मतलब कि इसका एरिया मैक्सिमम 2 भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम डीए बाई डी थीटा को 0 से इक्वेट करके करते तो भी सेम ही बात होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता है तुम्हें, 2ab साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 2 थीटा इंटू 2 आ जाता है। ठीक है, सो कॉस 2 थीटा, बस सही है, परफेक्ट। सो इतना बराबर 0, डी बाई डी थीटा को 0 से इक्वेट कर दिए, यानी कि कॉस 2 थीटा 0 से इक्वेट हो गया। इसका मतलब कि कॉस 2 थीटा 0 कब होता है, जब 2 थीटा क्या हो, 0 कब होगा, जब पाई बाई 2 हो, 90 हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा, यानी कि पाई बाई 4 मैक्सिमम है, बात खत्म। ठीक है, अब मैक्सिमम निकालने के लिए करोगे क्या, तो पाई बाई 4 पे चेक करना होगा तुम्हें इस एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश थीटा का साइन। ठीक है, तो इसका साइन जो है वो पाई बाई 4 के आगे और पाई बाई 4 के पीछे क्या है, तो पाई बाई 4 के आगे क्या है, पाई बाई 4 से कम होने पे क्या है, पाई बाई 4 से कम होने पे नेगेटिव आ रहा है कॉस 2 थीटा का वैल्यू, और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी ग्राफ इधर डिक्रीजिंग है और इधर ग्राफ इंक्रीजिंग है। इसका मतलब, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया, पाई बाई 4 से बड़ा होने, सॉरी पाई बाई 4 से छोटा होने पे पॉजिटिव है और पाई बाई 4 से बड़ा होने पे नेगेटिव है। देख लो, डाल के देख लो, कॉस्ट हो जाएगा पे, तो ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आया होगा, पाई बाई 4 पे आया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले ग्राफ इंक्रीज किया, फिर ग्राफ डिक्रीज किया, प्लस फिर माइनस, यानी कि ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो एरिया फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, पाई बाई 4 पे आएगा। सो पाई बाई 4 इज द मैक्सिमा। ठीक है, ये सब चीज तुम एओडी में पढ़ोगे डिटेल में, अगर जिसको कम समझ में आया कोई बात नहीं है, ये समझ में आ गया तो भी जिंदगी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, find the area of, चलो, find the area of greatest isosceles triangle that can be inscribed with the ellipse this having its vertex coincident with one extremity of major axis। तो बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, उसका एरिया मैक्सिमम एरिया बताना है, वो एक वेरिएबल ट्रायंगल है, लेकिन उसका एक वर्टेक्स फिक्स है, और वो कौन सा वर्टेक्स है, फिक्स वर्टेक्स, एक मिनट, तो वो जो फिक्स वर्टेक्स है वो ए है, फिक्स वर्टेक्स कौन सा है, ए है। तो एपी और ए क्यू, एपी, सॉरी, तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कब बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब तुम पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को सिमेट्रिक लो। ऐसा नहीं कर सकते कि पॉइंट पी को यहाँ ले लिए और क्यू को यहाँ ले लिए, है ना, क्योंकि ए तो फिक्स है, ए तो यही रहेगा। क्वेश्चन ने बोल दिया कि ए जो है ए कॉमा 0 पे है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर तुम क्यू को यहाँ लोगे तो क्या तुम आइसोसेलेस बना पाओगे, क्या कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऐसा तुम नहीं बना सकते आइसोसेलेस ट्रायंगल, कभी नहीं बन पाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तभी बन सकता है क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है बिल्कुल। तो जब हम ऐसा डायग्राम बनाए और अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ठीक है, ऐसा डायग्राम मतलब क्या हो गया कि एक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन टाइप का, मतलब एक साइड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आइसोसेलेस एंगल है, यानी कि ये साइड बराबर है। ठीक है, तभी हो पाएगा। ओके, बोल कह रहा है इसका अपने को ग्रेटेस्ट एरिया चाहिए। ठीक है, तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए अपने को क्या क्या पता है, तो अपने को बेस चाहिए, यानी हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, पी क्यू, इंटू हाइट, हाइट कैसे निकालेंगे, एडी, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, तो एरिया ए बराबर हाफ इंटू पी क्यू क्या है, 2a cos थीटा, इंटू एडी क्या है, एडी है ए माइनस डी, क्या है ए cos थीटा, तो ए माइनस ए cos थीटा, डी को क्या लिखोगे, मतलब एडी को क्या लिखोगे, ए माइनस ए cos थीटा। सही है, तो जो एरिया आया वो क्या आ गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो ए टाइम्स ऑफ, एक और ए बाहर के ले लिया, तो ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे कुछ आया है, ये बाहर ले लिए, a cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। सही है, परफेक्ट। सो अपने को क्या चाहिए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ
कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है, जैसा जैसा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, डी ए बाई डी थीटा निकालेंगे, डी ए बाई डी थीटा निकालेंगे। डी ए बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और बाकी एज इट इज, प्लस बाकी को लिखेंगे, सॉरी कॉस को एज इट इज लिखेंगे और बाकी का कॉस को एज इट इज और बाकी का डेरिवेटिव। तो माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस साइन, हेलो, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस साइन ही आएगा ना, तो कुछ अलग बोल रहा हूँ मैं, प्लस साइन ही आना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, क्योंकि माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा का प्लस साइन थीटा आ जाएगा। सही है, तो ऐसे ही कुछ होना चाहिए डेरिवेटिव। तो इसको जीरो से इक्वेट कर दो, यानी कि इस पूरे कहानी को जीरो से इक्वेट कर दो। तो क्या मिल रहा है अपने को, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि डी ए बाई डी थीटा को जीरो रख दिए। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा सब में से, तो माइनस वन प्लस टू कॉस थीटा बराबर जीरो। तो इसका मतलब कि या तो साइन थीटा जीरो है और या फिर कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 बराबर है। ठीक है, दोनों को जीरो कर दिया तो कॉस की वैल्यू 1/2 बराबर आ गई। ठीक है, तो यानी कि थीटा बराबर जीरो मतलब थीटा को कितना हो जाएगा, n पाई। ये हमने, ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, पता नहीं कैसे लिख दिए, साइन थीटा बराबर जीरो थीटा इक्वल टू n पाई, याद ही नहीं होगा, ज्योमेट्री क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कॉस की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है, 1/2 कब होगा, कॉस की वैल्यू पाई/3 पे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये सब एंगल्स आ गए हमारे, यानी कि अपने को क्या चाहिए कि कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगा। अगर हम थीटा को जीरो ले लें, अगर हम थीटा को जीरो ले लें, तो मन में सोचो, अगर तुम थीटा को जीरो लेते हो या एन पाई लेते हो, ठीक है, तो अगर तुम थीटा को जीरो लोगे तो पॉइंट ए ही बन जाएगा, पी भी ए बन जाएगा, क्यू भी ए बन जाएगा, तब तो एरिया जीरो आ जाएगा, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएगा, पी भी, क्यू भी और ए भी। ठीक है, अगर हम थीटा को जीरो लेते हैं तो सही बात है, तो हम थीटा को जीरो नहीं लेंगे। ओके, क्योंकि थीटा को जीरो लेने पे मिनिमम एरिया आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, क्योंकि वो पॉइंट बन जाएगा, तीनों ही ट्रायंगल एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, तीनों ही वर्टाइसेस एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, तो एक्चुअली में ट्रायंगल नहीं एक पॉइंट बन जाएगा, तो एरिया जीरो आ जाएगा उसके उसमें। तो ये आंसर नहीं हो सकता है, अपने को तो चाहिए ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी सबसे ज्यादा एरिया वाला ट्रायंगल। तो cos थीटा 1/2 होना चाहिए। ठीक है, तो cos थीटा 1/2 कब कब हो सकता है, थीटा क्या लिया जा सकता है, क्या क्या लिया जा सकता है। ठीक है, अपने को तो बस कोई भी एक चाहिए कहानी। ठीक है, तो हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो n को जीरो रख दिया, तो पाई/3, तो 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि थीटा जो है वो 60 डिग्री हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अगर पाई/3 हो गई तो फिर एरिया मैक्सिमम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एरिया मैक्सिमम आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एरिया बराबर क्या आया था, ए स्क्वायर कॉस, यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस क्या आ जाएगा जी, कॉस पाई/3, ए स्क्वायर कॉस पाई/3 इंटू 1 माइनस कॉस पाई/3, तो ये हमारा मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ए मैक्स जो आ जाएगा, ए मैक्स विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, which is equals to a square by 4. So maximum area will be a square by 4. ठीक है, और थीटा पाई/3 भी हो सकता है, थीटा और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि थीटा एक ही आंसर आएगा, बट सब में एक ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं गलत लगाएगा, मतलब मैक्सिमम एरिया a square by 4 ही आएगा सब में। थीटा पाई/3 आ गया, अब इसमें अगर तुम n को 1 रख दिए तो 2 पाई प्लस पाई/3 आ जाएगा, सॉरी 2 पाई माइनस पाई/3 भी एक आंसर आ सकता है। ठीक है, 2 पाई माइनस पाई/3, घूम फिर के सब वही बनने वाला है। n को तुम जीरो, हाँ माइनस पाई/3, तो जो भी है समझ लो, बस बात खत्म, बारे में बोलना है। ठीक है, हो गया, आई होप समझ में आ गया वो सारा बात जो भी है।
सही है। ओके ठीक है, चलो बाय। होमवर्क कभी मत बनाना क्योंकि तुम लोग से बनेगा ही नहीं, है ना। मॉड्यूल छूना ही मत क्योंकि बनेगा ही नहीं। सिंगेज तो है ही नहीं तुम लोग के पास, तो सिंगेज तो होमवर्क बोल ही नहीं सकते हम, है ना। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का किताब बनाना, जिंदगी अच्छी खुशी खुशी चलेगी, है ना। महाराष्ट्र बोर्ड के आगे देखना ही मत। महाराष्ट्र बोर्ड के आगे देखोगे जीवन में दुख ही दुख हो जाएगा, जीवन से खुशियां चली जाएगी, ठीक है। तो इट्स बेटर कि मतलब अगर तुम सिंगेज विंगेज खोल लिए, मॉड्यूल वॉड्यूल खोल लिए, तो जीवन से खुशियां चली जाएगी। जीवन में खुशी कब आएगा, जब तुम सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड का बुक देखोगे, क्योंकि ये बहुत फेमस कहावत है ना। कि क्या है बहुत फेमस कहावत एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि ओके ओके इट्स ब्रेक नाउ, टाइम हो गया है क्या। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, इसको याद है हमने क्लास में बोला था, इग्नोरेंस इज ब्लिस। कुछ मत जानो खुश रहोगे, जितना जानोगे उतना दुखी हो जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारी औकात तो है नहीं कि सिंगल बना लो, है ना, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लो, या जो हम होमवर्क देते हैं पीपीटी बना के वो बना ले, वो सब तो करने लायक हो नहीं तुम। तो तुम महाराष्ट्र बोर्ड का किताब बनाओ, ठीक है, तुम्हारा वही चलेगा, उसी में जिंदगी चलेगा तुम्हारा, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड का बुक बनाओ, खुश रहो, वाओ, बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाएगा, जेई वही तो खैर सपना ही रह जाएगा। चलो बढ़िया है।